Hello dear children, good evening, greetings of the day. So today we are in the day 6 class on the topic synthetic clothing materials and plastics. तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में हमारी रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक जैसे कई सारे फाइबर्स डिस्कस किए थे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टू फाइबर्स विच आर स्पेंडेक्स एंड कोरोसिव. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद स्पेंडेक्स. I hope you are making your notes properly. So today also do not forget to maintain your notes well. So spandex is a fiber which is having very high elasticity. ठीक है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं. बहुत ज्यादा गुड इलास्टिसिटी हमें जहां भी रिक्वायर्ड होती है वहां पे हम स्पेंडेक्स मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि जब इलास्टिक बहुत ज्यादा होगा अगर कोई मटेरियल तो उसको हम जैसा भी अपने बॉडी पे फिटिंग देना चाहे, जैसा भी उसको जहां भी शेप देना चाहे वो वैसा अटेन कर लेगा और वापस उसको निकालने के बाद अपना ओरिजिनल शेप रिगेन भी कर लेगा, राइट. तो जहां भी हमें स्नग फिटिंग वाले क्लॉथ्स चाहिए, स्पेशली इफ यू आर अवेयर ऑफ द स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स का फिटिंग आपको अगर पता है तो आराम से हमारे बॉडी पे फिट हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है जिससे पानी इजीली एंटर नहीं कर पाता है और उसको अगर निकाल दो तो वो ओरिजिनली फिर से अपना इतना सा साइज ले लेता है, जैसे ही खींचो स्ट्रेच करो तो बड़ा भी हो जाता है. सो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स आर बेसिकली हाईली इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, और वो बने होता है स्पेंडेक्स से. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से स्पेंडेक्स का एक दूसरा नाम है इलास्टेन. As well as spandex is also known as lycra. LYCRA. तो जब आप लोग अगर किसी ने स्विमिंग क्लास लगाया होगा और कोच के पास अगर आप गए होगे, कोच ने डे 1 आपको बोला होगा कॉस्ट्यूम लेकर आओ. अगर आपके पास कॉस्ट्यूम नहीं है तो आप या तो इलास्टिक या तो लाइक्रा का शर्ट पहन के आओ. ये अगर आपने सुना है तो yes, you have got the correct name of the fiber. Lycra is nothing but elastic which is actually spandex, जिससे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनते हैं या फिर उसके जैसे इलास्टिक मटेरियल बनता है. ठीक है, तो ये सब क्यों यूज किया जाता है? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज भी यही कवर हो जाती है. इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी एंड स्नग फिटिंग क्लोथिंग मटेरियल आर इजीली मेड अप, कैन बी मेड फ्रॉम दिस फैब्रिक. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेंडेक्स. Now let's see the uses. जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बेसिकली आर मेड अप ऑफ स्पैंडेक्स. Along with that, spandex is also mixed with cotton or rayon or some other fabrics to make them stretchable and elastic. For example, sorry, अगर आपने लायरा का एड आता है, स्पेशली गर्ल्स सेक्शन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग. लायरा के लेगिंग्स आते हैं, राइट. तो अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं और जनरली वो फ्री साइज के मिलते हैं. मतलब उसको मम्मी, बहन, दीदी, कोई भी घर का छोटा बच्चा से लेकर बड़ा लेडी सेक्शन, गर्ल सेक्शन, कोई भी उसको पहन ले सबको सेम साइज फिट हो जाएगा. इतना ज्यादा वो स्ट्रेचेबल होता है और उसका ओरिजिनल शेप जो है वो रिगेन कर लेता है, वो खराब भी नहीं होता. अदरवाइज कॉटन का लेगिंग्स अगर आप ज्यादा खींच के पहनो तो वो वैसे की वैसे खींची हुई रह जाती है, राइट. तो लाइक्रा जो है, स्पेंडेक्स जो है वो मिक्स किया जाता है लायरा के लेगिंग्स के अंदर. सो इफ यू ओपन द टैग एंड रीड, उस पर लिखा होगा 5% स्पेंडेक्स एंड 95% कॉटन. तो 95% कॉटन इसलिए ताकि वो स्मूथ रहे, सॉफ्ट रहे और उसमें से इजीली इवेपोरेशन हो सके, और 5% स्पेंडेक्स इसलिए ताकि वो हाईली इलास्टिक रहे. So that's why the Lyra named company is capable of making highly elastic leggings. This fabric is the reason, is the secret, okay, the best ingredient in their new design leggings. और इसके अलावा इसके स्कर्ट, शर्ट्स वगैरह, डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल्स, कैप्स वगैरह बनते ही रहते हैं. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स कोरोसिल. बिफोर दैट स्पेंडेक्स क्या है? तो स्पेंडेक्स इज एक्चुअली कोपॉलीमर ऑफ पॉलीउरेथेन. ठीक है, पॉलीउरेथेन नाम का एक केमिकल है. ओके, सो पॉलीउरेथेन नाम का जो केमिकल है उसका कोपॉलीमर है एक तरीके से स्पेंडेक्स. मोनोमर कुछ और होता है जिसका नाम है इथेन, उससे उरेथेन नाम का एक कंपाउंड बनता है जिसको बहुत सारा जोड़ने के बाद पॉलीमर बन रहा है पॉलीउरेथेन. इस पॉलीमर से मिलता जुलता एक दूसरा सिमिलर काइंड ऑफ कंपाउंड निकाला जाता है जिससे स्पेंडेक्स रेडी होता है. इसीलिए इसको बोला गया कोपॉलीमर ऑफ पॉलीउरेथेन. फाइन, सो यू कैन नोट डाउन दिस थिंग इन इट्स इंट्रोडक्शन. कोपॉलीमर ऑफ पॉलीउरेथेन है
और इसके दूसरे नाम इलास्टिक लाइक्रा है। प्रॉपर्टीज में हाई इलास्टिसिटी लिख सकते हो, हेंस इट इज यूज्ड इन द प्लेसेस वेयर स्नग फिटिंग इज रिक्वायर्ड। यूजर्स में स्विमिंग कॉस्ट्यूम, कैप्स और लेगिंग्स लिख सकते हो। इट इज मिक्स्ड विद कॉटन एंड अदर मटेरियल टू मेक देम हाईली स्ट्रेचेबल। ये आप यूजेस में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपका ये नोट्स पूरे रेडी है। नेक्स्ट मूविंग अहेड टुवर्ड्स द कोरोसिल। कोरोसिल क्या होता है? कोरोसिल इज हाई पॉलीमर ऑफ हायर पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है? हमने डिस्कस किया है पीवीसी पाइपलाइंस, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। सो पीवीसी जो पाइपलाइंस जिसके बनते हैं, प्लास्टिक मटेरियल बनता है, वही विनाइल क्लोराइड का एक हायर पॉलीमर वर्जन है हमारे पास कोरोसिल नाम का। सो कोरोसिल का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि कोरोसिल इज एक्चुअली वाटरप्रूफ, ठीक है। कोरोसिल आपका क्या है? वाटरप्रूफ मटेरियल है जो, और इसके साथ साथ इट इज एयर टाइट। प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज वाटरप्रूफ एंड एयर टाइट मटेरियल, hence it is used to coat cotton or rayon, some other fibers as well, which are having water retention or water absorption capacity to make them waterproof। तो आपके घर पे बाथरूम कर्टन्स अगर होंगे, जो आपने देखा होगा कहीं होटल्स में वगैरह, अगर कंबाइंड बाथरूम्स है तो उनको सेपरेट करने के लिए एक बीच में वॉशरूम और बाथरूम को सेपरेट करने के लिए कर्टन वाला सेक्शन होता है। तो वो कर्टन थोड़ा मोटे से प्लास्टिक मटेरियल में होता है, तो दैट इज बेसिकली कोरोसिल मटेरियल, फाइन। इसके अलावा आपके घर पे वॉलपेपर्स अगर है तो उसके ऊपर कोरोसिल का कोटिंग है। अगर जो फर्नीचर है, डोर्स वगैरह है, उस पे अगर कुछ क्लॉथिंग मटेरियल का वर्क है लेकिन स्टिल वो वाटरप्रूफ है, तो इट इज हैविंग अ कोटिंग ऑफ कोरोसिल। जो बॉक्सेस है, कार्डबोर्ड के कार्टन्स होते हैं जिसके अंदर सामान रख के आता है, स्पेशली आप अगर मोबाइल के कवर्स देखोगे जिसमें मोबाइल पैक होके आता है, आई एम नॉट श्योर ऑनर का अगर फोन है या रेडमी का होगा तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का शाइनी सा कुछ दिखता है मटेरियल काइंड ऑफ थिंग, जिसकी वजह से वो वाटरप्रूफ बन जाते हैं। उसमें पानी डालोगे तो पानी लगता नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कोरोसिल। सो कोरोसिल हैज अ डिफरेंट यूज, वेरी डिफरेंट यूजेस। इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेक द सब्सटेंसेस वाटरप्रूफ एंड एयर प्रूफ, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कोरोसिल, फाइन। So with this we end up our discussion about different synthetic fibers। हम लोगों ने रेयन, नायलॉन, इसके बाद कल डिस्कस किया था एक्रिलिक, और आज हमने डिस्कस किया स्पैंडेक्स और कोरोसिल, और एक फाइबर डिस्कस किया था पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर में आपका टेरेलिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टेरेलिन में टेरिकॉट एंड टेरीवुल, राइट। So at that moment I had already taught you कि वो blended fiber, और blended fiber क्या होते हैं इसके हम uses डिटेल में देखेंगे। So blended fiber means the mixture of any natural fiber with some other synthetic fiber, or it is mixture of two different synthetic fiber to make something different, right? Examples of blended fiber is terrywool, terrycot, which are the mixtures of terylene and wool and terylene and cotton respectively, right? इसी के अलावा और भी बहुत सारे ब्लेंडेड फाइबर्स है, लाइक कॉट्सवुल। कॉट्सवुल इज नेचुरली ब्लेंडेड फाइबर, जो नेचुरल कॉटन और नेचुरल वुल ये दोनों को ब्लेंड करके कॉट्सवुल बनाया है। तो ब्लेंडेड फाइबर बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं? टू अडॉप्ट द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द फाइबर्स। किसी एक फाइबर में कुछ अच्छा एडवांटेज है और दूसरे में कुछ डिसएडवांटेज है। अब काम का तो मुझे ये वाला फाइबर लग रहा है लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं चाहिए, वो हटाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड सम अदर फैब्रिक या सॉरी सम अदर फाइबर इनटू इट जो ये डिसएडवांटेज को रिमूव कर दे। हेंस वी आर यूजिंग द ब्लेंडेड फाइबर्स, ठीक है। ओके, so now let's discuss the advantages of using synthetic fiber। give the heading advantages of synthetic fiber, ठीक है। so advantages क्या है हमारे synthetic fiber यूज करने के? सबसे पहली चीज कि ये जो है ये बहुत ज्यादा चीप है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? पेट्रोकेमिकल से आ रहा है। सो पेट्रोकेमिकल से आता है तो ये बल्क में बनाया जाता है। जब कोई भी चीज बल्क में बनती है, उसका मास प्रोडक्शन होता है, तो उस मास प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि कम खर्च में ज्यादा चीजें बन रही है और ज्यादा बिकने की वजह से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो हमें कॉस्ट जो है वो इजीली बहुत कम रख सकते हैं हम सेलिंग प्राइस मटेरियल्स का। सो मास प्रोडक्शन की वजह से सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी चीप। सेकेंड थिंग, दे आर वेरी इजीली अवेलेबल। उनका ट्रांसपोर्टेशन आजकल फैसिलिटीज इतना बढ़ गया है कि वो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, दे कैन बी इजीली डाइड इनटू वेराइटी ऑफ कलर्स एंड शेड्स, राइट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज, दे आर मॉथ रेजिस्टेंट, उनमें कीड़े जल्दी नहीं लगते. दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, मेनी ऑफ द फाइबर्स एज वेल एज दे आर हाईली इलास्टिक, दे आर स्ट्रॉन्गर देन द natural fibers. This is the important one. They are stronger, they are wrinkle proof or waterproof, majority of them. And the last important point is that कि इनका जो सिंगल थ्रेड है या फिलामेंट है ये बहुत लॉन्ग मिलता है एज कम्पेयर टू हमें नेचुरल फाइबर. सो सिंगल फिलामेंट से हम बहुत सारा टेक्सटाइल जनरेट कर सकते हैं हम लोग. कंटिन्यूस लॉन्ग टेक्सटाइल्स कैन बी जनरेटेड, वेयर एज वुल से हम ज्यादा लंबी थान में कपड़े नहीं बना सकते थे. ठीक है, सो दिस आर द बेनिफिट्स. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेचुरल फाइबर्स का बेनिफिट्स क्या था और ड्रॉबैक्स क्या था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए. तो जैसे कि उसके एडवांटेजेस है वही उसके डिसएडवांटेजेस है. नेचुरल फाइबर्स का जो थ्रेड होता है वो शॉर्ट होता है. नेचुरल फाइबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, जल्दी ब्रेक हो जाता है. नेचुरल फाइबर जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कॉटन की खेती करनी पड़ती है. उसमें रेन हो गया तो पूरा कॉटन खराब. वूल को निकालने के लिए शिप्स को पालना पड़ता है जो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है. उनको रखो, उनका रेयरिंग करो वगैरह वगैरह. वूल निकालना इतना इजी नहीं है. वैसे सेरिकल्चर, सिल्क वर्म को पालना, सिल्क निकालने के लिए बहुत टफ टास्क है, राइट. तो बहुत बड़े मलबेरी के खेत वगैरह चाहिए उसके लिए. तो नेचुरल फाइबर्स चीप नहीं होते हैं, दे आर कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स. दे आर नॉट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, उनको डाई करना भी इतना ईजी नहीं है. ठीक है, बट फायदे क्या है नेचुरल फाइबर्स के? दे आर वेरी इको फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड टूवर्ड्स आवर स्किन एज वेल. वो अगर हम लोग नेचुरल फाइबर को यूज करने के बाद डंप भी कर देंगे सॉइल में तो दे विल गेट डिग्रेडेड विद इन फ्यू डेज. बट अगर आप प्लास्टिक को मिट्टी में गाड़ दो तो आप आज क्या कल क्या 10 साल बाद भी उसको खोद के देखोगे तो प्लास्टिक मटेरियल विल रिमेन एज इट इज. सो दे आर नॉट एट ऑल बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, plastic materials are not degradable, synthetic materials, but natural fibers are. So that these are the good points. Now let's move towards the drawbacks of synthetic fibers. Give the heading disadvantages of synthetic fibers. So हर अच्छी चीज के बुरे नुकसान भी होते हैं. There are always two sides of a single coin. So सिंथेटिक फाइबर का सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि इट इज नॉट एट ऑल डिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली नहीं है. Second drawback is that they may catch fire very easily. ठीक है, तो हम लोग को जनरली give reason why cotton clothes are preferred over synthetic material while working in kitchen. Note it down. Give reason why cotton clothes are preferred while working in the kitchen over synthetic clothes. So why cotton clothes and why not synthetic fiber के बने हुए clothes? Because synthetic fiber क्या करता है, easily fire catch कर सकता है क्योंकि वो plastic kind of material है, synthetic material. It may even stick to the body of the person who has caught fire. So अगर ये जला हुआ चीज जो मटेरियल है ये अगर स्किन पे चिपक जाएगा तो इट विल कॉज डेफिनेटली मोर हार्म, मोर बर्न, सीवियर बर्न्स टू योर स्किन रेदर देन अगर कॉटन का कपड़ा होगा तो कॉटन का कपड़ा सिर्फ खुद जलेगा और जलने के बाद एशेस में कन्वर्ट होकर नीचे गिर जाएगा. तो आपका स्किन जो रहेगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट. हेंस द सिंथेटिक फाइबर्स जो है दे आर रिस्की व्हाइल वर्किंग इन द एरियाज वेयर यू हैव टू डील विथ हाई टेम्परेचर्स. ओके, next important drawback of the synthetic fiber is that they may cause static electricity, they may accumulate static charges. जैसे कि आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को सिंथेटिक मटेरियल पर रब करने पर, लाइक इबोनाइट का रॉड है या रबर पे उसको रब करो या सिल्क पे उसको रब करो ग्लास रॉड को, तो वहां पे हमें हल्का सा करंट फील होता है. कई बार होता है कि कई बच्चों को झटका लग जाएगा सडनली किसी मेटालिक चीज को हाथ लगाओ तो. जनरली आप ब्लैंकेट कंबल के अंदर जाते हो और आप ऐसे अपना हाथ रब करो उस पे तो आपको ऐसे स्पार्क्स निकलते हुए दिखेंगे. आपको फील होता है कि कुछ तो चट चट आवाज आ रहा है. ठीक है, चेयर पे बैठते तो कभी कभी ऐसे रब कर लिया गलती से हाथ तो सडनली हेयर खड़े हो जाएंगे हाथ के, यू कैन फील इट, राइट. बच्चे खेलते हैं स्कूल में, कॉम को आप ऑयली हेयर पे रब करके फिर उसे पेपर या पेंसिल के छिलके उठा के मैजिक दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस. तो सिंथेटिक मटेरियल अगर आप वियर करते हो तो चांसेस ज्यादा है कि आपको स्टैटिक चार्ज फील होगा. तो आप लोग अगर सिंथेटिक मटेरियल पहन के प्लास्टिक या मेटालिक बॉडी के कांटेक्ट में आते हो उसको गलती से आपका हाथ या कोई भी सेक्शन ऑफ ड्रेस रब हो गया तो आपको स्टैटिक चार्ज फील हो सकता है, लेकिन नेचुरल फाइबर्स में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो दिस आर द ड्रॉबैक्स, फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग द सिंथेटिक मटेरियल. अपार्ट फ्रॉम दिस
Synthetic materials are of good use and great use to humankind, hence we are actually using them. तो बस कुछ precautions लेने हैं, बाकी they are always beneficial to us. ठीक है. So with this we end up the topic of synthetic clothing materials, जिसपे हम लोगों ने different materials के बारे में पढ़ा, उनकी manufacturing process जानी, उनकी uses and advantages of and disadvantages of फाइबर्स देखे, डिफरेंट फाइबर्स, और इसके अलावा ब्लेंडेड फाइबर्स देखे. अब नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक व्हिच इज प्लास्टिक्स. टिल देन कीप लर्निंग, कीप मेकिंग योर नोट्स. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.